हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो विषय वस्तु है वह है नवपाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत नवपाषाण काल। ठीक, मैं आप लोगों को पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ा चुकी हूँ। आज की जो हमारी चर्चा होगी वह होगी नवपाषाण काल पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये हो चुका हमारा पूरा पाषाण काल हो चुका। ठीक, मध्य पाषाण काल भी हो चुका। अब हमारी चर्चा इस नवपाषाण काल पर होगी। यहाँ पे जो भी हम बातें लिखे हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बातें हैं, उनको हम यहाँ पर लिखे हैं, आप लोगों में बताऊंगे। देखिए, कल हमने बताया कि जब शुरुआत से जरा चलते हैं, ठीक ना। यहाँ पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल क्या है? मानव के विकास का चरण है। यहाँ पर धीरे धीरे मानव का विकास होता है पूरा पाषाण काल में। ठीक, और यह पूरा पाषाण काल इतना लंबा समय लिया चलने में कि इसको 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, तो यह पूरा पाषाण काल का जो समय है वह हिमयुग का था। ठीक, पूरा पाषाण काल का जो समयावधि है वह एक प्रकार का हिमयुग था, और इस हिमयुग में सब जगह ठंडा था, बर्फ की चादरें थी। फिर काफ़ी समय बाद अचानक जलवायु में परिवर्तन होता है। जब जलवायु में परिवर्तन हो जाता है तो बर्फ की चादरें जो थी वह घास के मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। जब घास का मैदान उग जाता है तो वहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास पर निर्भर रहने वाले जानवर उत्पन्न होते हैं। तो उस समय का मानव शिकारी ही था, खाद्य संग्राहक था। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ भोजन के लिए भटकता रहता था, और उन छोटे जानवरों को मारने के लिए मध्य पाषाण काल में छोटे औजारों का प्रयोग हुआ, अर्थात छोटे पाषाण उपकरण बनाए जाने लगे, और उस समय उपकरणों पर के विशेषीकरण पर भी बल दिया गया। ठीक है, जब यहाँ मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए गए, शुरुआत हो रही है वहाँ पर। फिर धीरे धीरे करते करते वह मानव, वहाँ का मानव यहाँ नवपाषाण काल में आता है। जब नवपाषाण काल में आता है मानव, तो नवपाषाण काल का मानव कृषि करना अच्छे तरीके से सीख जाता है, पशुपालन करना व्यवस्थित तरीके से सीख जाता है, वह मृदभांड भी बनाना अच्छे तरीके से सीख जाता है। जब यह सब कुछ अच्छे से हो गया और स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो गई, तब क्या हुआ? जब यहाँ तक आते आते इस नवपाषाण काल का जो समयावधि है, यहाँ तक आते आते स्थितियाँ बदलती हैं। क्या होती है भाई? बदलती है। बदलती है कैसे बदलती है? कृषि व्यवस्थित हुआ, पशुपालन और मृदभांड। मृदभांड मतलब मृद मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। मृदभांड का प्रयोग होने लगा। ठीक, तो जब कृषि का विकास हुआ, कृषि यहाँ पर करने लगे, लोग अनाज उत्पन्न करने लगे, तो कृषि की जब खोज होने के बाद इसको सुरक्षा
प्रदान करना पड़ा इनको, यानी सुरक्षा देने की इनको महसूस हुई कि हम ये जो कृषि जो हम अनाज उगा रहे हैं इसको हम कैसे सुरक्षित रखें। तो कैसे सुरक्षित रखेंगे, वह एक जगह रहने लगे, अर्थात अस्थाई निवास हो गया। कहाँ पर, इस नवपाषाण काल वाले समय में। यहाँ मानव इस पाषाण काल का मानव नवपाषाण काल में अस्थाई जीवन जीने लगा। फिर से सुनिए, यहाँ तक आते आते अर्थात नवपाषाण काल तक आते आते स्थितियाँ ऐसी बदल गईं कि इन्होंने कृषि की खोज की, कृषि के साथ साथ पशुपालन को व्यवस्थित किया। जब कृषि की खोज हो चुकी थी तो उसको सुरक्षा देने के लिए वहाँ रहना अनिवार्य हो गया। नतीजा क्या निकला कि यहाँ पर अस्थाई जीवन जीने की परंपरा शुरू हुई। ठीक, कृषि को बचाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए और पशुपालन के लिए इनको एक स्थान पे रहने का जो है, एक स्थान पे एकदम रहने के लिए इनको ज़रूरत हो गई, महसूस हुई कि हमें अब तो एक स्थान पे ही रहना है, हमें अब कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि इनका पेट भरने का ठिकाना हो गया था। ठीक, जब पेट भरने का ठिकाना हो गया तो धीरे धीरे क्या हो गया, समाज की परिकल्पना होती है, ग्राम बनता है, समुदाय बनता है। फिर आप देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए। ठीक, और यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली बात नहीं थी। फिर ये धीरे धीरे अपने संस्कृतियों को भी बसाते हैं अलग अलग। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। अब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए यह नवपाषाण काल यूनानी भाषा नियो शब्द का अर्थ नवीन होता है। यूनानी भाषा नियो शब्द का अर्थ नवीन होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा गया। यह जो नव शब्द आया है यह यूनानी शब्द है। ठीक, विश्व में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह विश्व की बात है। ठीक, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर से सुनिए, विश्व में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। आपको याद होगा कि एक क्लास मैंने इतिहास की समझ की वीडियो आप लोगों के पास डाली, पहुंच गया होगा। तो वहाँ पर हमने सीधे 20 लाख ईसा पूर्व से पाषाण काल की शुरुआत की है। वो क्यों? क्योंकि वो पूरे विश्व का शुरुआत हो रहा है, लेकिन हमारे भारत में तो नहीं था। हमारे भारत में 5 लाख ईसा पूर्व से पाषाण काल की शुरुआत हुई। ठीक, लेकिन कुछ पुस्तक ऐसे हैं, कुछ किताब ऐसे हैं जहाँ पर 6 लाख ईसा पूर्व की बात करता है। ठीक, लेकिन समय बदलते रहते हैं कभी कभी गणनाओं के हिसाब से। ठीक, नई नई खोज होती हैं, उसमें नया नया जब गणना होता है। कैसे, एक रेडियो एक्टिव है कार्बन 14, उसके आधार पर किसी भी वस्तु का उम्र पता लगाया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नवपाषाण शब्द का प्रयोग। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, नवपाषाण शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में किया था। ये जो जॉन लुबाक हैं, इन्होंने अपने पुस्तक, ये प्रीहिस्टोरिका है भाई, प्रीहिस्टोरिका टाइम्स में नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया है। कैसे? पहली बार किया था, इसके पहले किसी ने नहीं किया था। ठीक, एक गार्डन चाइल्ड हैं, गार्डन चाइल्ड ने
नवपाषाण काल को अन्न उत्पादन संस्कृति तथा नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक, गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अन्न उत्पादन की संस्कृति तथा नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक, ये सारे प्रश्न आपके आने की संभावनाएं हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था भाई? जौ। ठीक, जबकि प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? धातु थी तांबा। ठीक, नवपाषाण काल में उपकरण अधिक कुशलता से अधिक रूपों में, नवपाषाण काल में जो पाषाण के उपकरण बनाए गए वह अधिक कुशलता से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से और अधिक रूपों में बनाए जाने लगे थे। ठीक, अनेक हर काम के लिए एक एक उपकरण। ठीक, और वह इसी नवपाषाण काल में पत्थर को पालिश करने की भी परंपरा की शुरुआत हुई। ठीक, देखिए नवपाषाण काल में ही पत्थर को पालिश किए जाने का आरंभ हुआ कि नवपाषाण काल में पहली बार पत्थर के ऊपर पालिश होने लगा। जो भी औजार बनते थे उसको अच्छे से घिस उस करके पालिश करते थे। ठीक, चमकदार बनाते थे। नवपाषाण काल के सर्वाधिक प्राप्त, नवपाषाण काल में जो सबसे अधिक सर्वाधिक जो प्राप्त उपकरण वो क्या है? पालिशदार कुल्हाड़ी है। ठीक, नवपाषाण काल के सर्वाधिक प्राप्त उपकरण पालिशदार कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी आप लोग जानते हैं ना। ठीक, कर्नाटक के मैसूर जिले के लिंगसूर नामक स्थान से पहले नवपाषाणिक उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले के मैसूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान से नवपाषाणिक उपकरण, वो पहला उपकरण यहाँ से लिंगसुगूर से पाया गया। ठीक, अब आगे हम देखते हैं नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण की जो प्राचीन जो बस्ती हुई वह पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में एक स्थान है मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है तथा इस मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। देखिए मेहरगढ़ से पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। जब तक कि संत कबीर नगर वाले इलाके की जांच नहीं हुई थी, खुदाई नहीं हुआ था, तब तक इसी मेहरगढ़ को जानते थे कि यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लेकिन जब यहाँ खुदाई हुआ तो इसकी स्थिति बदल गई। ठीक, या दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है ना। अब हम नवपाषाण काल के प्रसार क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए नवपाषाण काल के जो प्रसार क्षेत्र हैं, हम इनकी प्रसार क्षेत्र अर्थात स्थल की, यहाँ पर अब हम उत्तर पश्चिम इस प्रसार क्षेत्र में जो स्थल है उसकी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो स्थल है उनकी चर्चा करेंगे। देखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इसके अंतर्गत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित क्या है? मेहरगढ़ है और किली गुल मोहम्मद है। यह दो स्थल है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ तथा किली गुल मोहम्मद है। जबकि पाकिस्तान के स्वात घाटी में, देखिए यह भी पाकिस्तान में है, तो वह पाकिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान वाले प्रांत में मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद, यह दो स्थल कहाँ है? बलूचिस्तान वाले प्रांत में। ठीक, और ये पाकिस्तान में ही क्या है? एक स्वात घाटी है
और स्वात घाटी में जो नौपाषाणिक स्थल है, स्वात घाटी में ही गलीघई, लोभनार तथा सरायखोला प्रमुख नौपाषाणिक स्थल है। यह नाम जो है आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि यह नाम पूछे जाते हैं। ठीक, एक बार इसी को फिर से देख लीजिए। यह बता रहा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ तथा किली गुल मोहम्मद 2 स्थल हैं, और उसी पाकिस्तान में एक स्वात घाटी है। स्वात घाटी में भी नौपाषाणिक स्थल है, गलीघई स्थल है और लोभनार स्थल है तथा सरायखोला, ये प्रमुख नौपाषाणिक स्थल है। अब हम जरा मेहरगढ़ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक, इस मेहरगढ़ को फिर से सुनिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है। समझ में आ रहा है ना? यह जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यह आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक, बलूचिस्तान प्रांत के एक वहाँ पर कोची का मैदान है। उस कोची के मैदान में जो नदी प्रवाहित होती है, जो नदी बहती है, वह नदी क्या है? बोलन नदी है। ठीक, बोलन नदी है। उसी बोलन नदी के तट पर यह मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ स्थित है। ठीक, कोची के मैदान को रोटी की टोकरी कहते हैं भाई। यह प्रश्न मैं भी परीक्षा 1-2 बार दी हूँ, तो यह ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, कोची के मैदान को रोटी की टोकरी कहते हैं। अब 1975 में जे फ्रांसोया 1 मिनट, यहाँ स्याही कम है भाई। 1975 में जे फ्रांसोया जयरीज के निर्देशन में, ये देखिए यह नाम याद रखिएगा, 1975 में जे फ्रांसोया जयरीज के निर्देशन में मेहरगढ़ की खोज एवं उत्खनन कार्य हुआ था। ठीक, ये जो है जे फ्रांसोया कौन थे? ये फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे। इनके निर्देशन में 1975 में मेहरगढ़ की खोज हुई और वहाँ पे उत्खनन कार्य भी हुआ। ठीक, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। यूनानी भाषा नियो शब्द का अर्थ नवीन होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा गया। विश्व में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अन्न उत्पादन संस्कृति तथा नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, जबकि प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा थी। नवपाषाण काल में उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए। नवपाषाण काल में ही पत्थरों को पालिश किए जाने का आरंभ हुआ। नवपाषाण काल के सर्वाधिक जो प्राप्त उपकरण हुए हैं, पालिशदार कुल्हाड़ी है। कर्नाटक के मैसूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान से पहले नवपाषाणी उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है तथा यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक, अब हम प्रसार क्षेत्र की बात किए थे, उसमें उत्तर पश्चिम, इसके अंतर्गत
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ तथा किली गुल मोहम्मद है, जबकि पाकिस्तान के स्वात घाटी में ही गली घई, लोभनार तथा सराय खोला प्रमुख नौपाषाणिक स्थल है। अब मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली, यह जरूर याद रखिएगा, कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है। यह सवाल आपसे पूछेगा कि मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो बोलन नदी पे तट पर। और अगर पूछ दे कि वह कौन सा मैदान था, तो कौन सा मैदान था, कोची का मैदान था। अब इस कोची के मैदान को क्या कहते हैं, इस कोची के मैदान को रोटी की टोकरी कहते हैं। ठीक, 1975 में जे फ्रांसोया जैरीज के निर्देशन मेहरगढ़ की खोज एवं उत्खनन कार्य हुआ था। और ये जो जे फ्रांसोया है, ये फ्रांसीसी पुरातत्वविद है। ठीक, अब आगे हम मेहरगढ़ की बात कुछ और है, बताते हैं। ठीक, अब देखिए, मेहरगढ़ के प्राचीनतम स्तर का काल लगभग 7000 से 5000 ईसा पूर्व है। जो मेहरगढ़ का जो काल है उसे 7000 से 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक, हो सकता है आपको सिर्फ इतना ही नंबर दिया हो, 7000। ठीक, यानी 7000 से 5000 तक का जो समय काल है वह मेहरगढ़ का एक है। ठीक, मेहरगढ़ का जो स्तर जो नापा गया है कि ये कितना पुराना है मेहरगढ़, तो 7000 से 5000 तक जाता है। ठीक है ना, तो हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिखा है कि हो सकता है, लेकिन नंबर यही आपका पूछेगा कि मेहरगढ़ कितना पुराना है। ठीक, तो 7000 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा दोनों संस्कृतियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, यह मेहरगढ़ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता दोनों संस्कृतियों का अवशेष प्राप्त हुआ कि यहाँ मेहरगढ़ में यह नवपाषाण काल वाले लोग भी थे, और जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो हड़प्पा थे, जो सिंध वाले तो लोग थे, वह भी यहाँ रहते थे। इनके अवशेष पाए गए हैं। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ ही प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। ठीक, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जो नवपाषाणिक बस्ती है, यहाँ से चावल वाली जो बात है तो हट गई कि कृषि की, लेकिन बस्ती अभी भी वही है। ठीक ना, बस्ती पूछे तो मेहरगढ़ ही बस्ती है। मेहरगढ़ से कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब ये जो मेहरगढ़ से कृषि है, उस कृषि में क्या क्या है, वो हमारे जो अनाज हैं वो कौन कौन से हैं। मेहरगढ़ में कृषि में गेहूं है, जौ है, अंगूर है और कपास है। तो आपसे कपास जरूर पूछता है अक्सर करके, या यह 3 दे देगा इसमें, गेहूं, जौ, अंगूर की 4 तो आपको पता ही होना चाहिए कि यह मेहरगढ़ में थे। ठीक, कभी कभी कपास का उत्पादन कहाँ होता था, तो आपको पता होगा कि कपास मेहरगढ़ में था, तो मेहरगढ़ आप लगा लेंगे। ठीक, और मेहरगढ़ से पहले कपास कहीं और नहीं मिला है। ठीक है ना। अंगूर का भी एक बार पूछा था, मैं खुद परीक्षा देने गई थी तो उसमें मेहरगढ़ के बारे में लिया था कि इसमें कौन सा है अंगूर। अब लोगों को जौ पता था, गेहूं पता था, कपास तो पता था, लेकिन अंगूर नहीं पता था। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में हंसिया के प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है। अब यहाँ जब कृषि हो रहा है तो कृषि को काटने के लिए, जो फसल है उसे फसल के काटने के लिए हंसिए का प्रयोग हुआ है। वह यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल रहा है कि हंसिया है कहाँ पे, मेहरगढ़ में। ठीक, मेहरगढ़ से पहली बार कुम्हार के चाक पर बने मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड तथा कुंवरदार वृषभ का साक्ष्य मिला है।
ध्यान से सुनिए। मेहरगढ़ से पहली बार कुम्हार के चाक पर बने, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड तथा कुंवर दाल वृषभ का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से तांबे का प्रयोग करने का प्रमाण भी मिला है, यानी यह साक्ष्य मिला है कि मेहरगढ़ में तांबे का भी प्रयोग होता था। मेहरगढ़ से हस्त निर्मित केश सज्जा, मेहरगढ़ से हस्त निर्मित केश सज्जा वाली स्त्री की मृण मूर्ति मिली है, कि एक स्त्री की मृण यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है मेहरगढ़ से, जो अपने केश सज्जा यानी केश को संवार रही है, सजा रही है, ठीक, वह मिट्टी की मूर्ति मिली है मेहरगढ़ से, हस्त निर्मित, जो हाथ से बना हुआ, ठीक है ना। मेहरगढ़ से कुल 4 प्रकार के गेहूं तथा अन्नागार के साक्ष्य पाए गए हैं। अन्नागार के 4 प्रकार के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, मेहरगढ़ से कुल 4 प्रकार के गेहूं के साक्ष्य पाए गए हैं। और जब गेहूं है, कृषि है, हो रही है यहाँ पे, तो अन्नागार था भंडार घर भी अवश्य होगा, ठीक, यहाँ पर साक्ष्य पाए गए। मेहरगढ़ से कृषि समाज तथा अस्थाई मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। जब यहाँ पर कृषि और पशुपालन होने लगा तो कृषि प्रधान समाज तो बन गया, ठीक, और यहाँ पर अस्थाई मानव यानी एक स्थान पर रहने वाला मानव हो गया, तो यहाँ पर मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, ठीक। इस मेहरगढ़ से इतने विविध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इसके एक, ठीक से सुनिए, यहाँ से यानी अर्थात मेहरगढ़ से इतने विविध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इससे एक विशेष प्राचीन पुरा स्थल माना जाता है। मेहरगढ़ से इतना विविध प्रकार के साक्ष्य पाए गए हैं कि इस मेहरगढ़ को एक विशेष प्रकार का प्राचीन स्थल का दर्जा मिला हुआ, कि यह प्राचीन स्थल माना जाता है, ठीक। अब हमारी चर्चा उत्तरी क्षेत्र वाली हो गई, सॉरी उत्तरी नहीं, उत्तर पश्चिम वाली क्षेत्र की हो गई, अर्थात पाकिस्तान वाले इलाके की, ठीक। अब हमारी चर्चा होगी उत्तरी क्षेत्र पर, उत्तरी क्षेत्र, ठीक। उत्तरी क्षेत्र में इसके अंतर्गत अर्थात उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर से 9 पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। उत्तरी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर से 9 पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। कश्मीर में झेलम नदी घाटी स्थित है, कश्मीर में झेलम नदी घाटी स्थित है, बुर्ज होम है। कश्मीर में झेलम नदी घाटी स्थित बुर्ज होम, यानी झेलम नदी घाटी पर बुर्ज होम है, और क्या है? गुफकराल है, मारतंड आदि 9 पाषाणिक प्रमुख स्थल है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? हम यह बता रहे हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर कश्मीर इलाके में जो झेलम नदी घाटी है, वहाँ पर बुर्ज होम, गुफकराल, मारतंड आदि प्रमुख 9 पाषाणिक स्थल हैं। कश्मीर के 9 पाषाणिक स्थलों की यह विशेषता है कि ये सभी करेवा पर स्थित है। करेवा अर्थात कि झीलों का निक्षेप, यह भूगोल की बात है, ठीक। करेवा समझ लीजिए कि जब जम जाती है, सूख जाती है नदियाँ, तो वहाँ पर मानव बस्तियाँ पाई गई, तो यह पता चला कि यहाँ पर कभी झील था, ठीक है ना, यहाँ पर पानी था, ठीक। उसी को करेवा कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरा बात भूगोल का है, मैं यहाँ इतिहास में भूगोल नहीं पढ़ाऊँगी बेटा, ठीक। अब हमारी चर्चा होगी बुर्ज होम पर, ठीक है ना। बुर्ज होम, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है भुर्ज का स्थान, भुर्ज वृक्ष का स्थान, ठीक। भुर्ज होम का जो शाब्दिक अर्थ है
भूर्ज वृक्ष का स्थान। ये जो भूर्ज है ये कौन सा वृक्ष है? भोज। आप लोग जानते होंगे ना, अब पूजा पाठ में भोज की ज़रूरत पड़ती है, भोजपत्र की। पहले लिखने के लिए कागज उगज नहीं था तो भोजपत्र पे ही लिखा जाता था। ठीक, अब भूर्ज होम स्थल को 1935 में, भूर्ज होम स्थल को 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने खोजा था। यह जरूर याद रखिएगा कि भूर्ज होम को किसने खोजा था और कब खोजा था? तो 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने खोजा था। भूर्ज होम से गर्तावास तथा मालिक के साथ कुत्ते, गर्तावास तथा मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये गर्तावास का मतलब ये होता है कि गड्ढे वाला घर। ठीक, मालिक के साथ कुत्ते या मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ? भूर्ज होम में। यह प्रश्न बहुत बार न जाने कहाँ कहाँ पूछा जाता है। ठीक, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहीं पर मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने की बात लिखी होती, कहीं पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने की बात लिखी होती है। ठीक, तो आप लोग मालिक ही याद रखिएगा, तुरंत याद रख। क्यों? क्योंकि ये जो मालिक रहा होगा मर गया, तब कुत्ते क्या करेंगे? उसी के साथ, उसको भी कुत्ता बड़ा प्यारा रहा होगा उसका, दफना दिया। चलो तुम भी इसी के साथ सैर करो। और लोग सोचते थे कि आत्मा भी मरने के बाद टहलती है। देखिए, आत्माओं पे नहीं जाएंगे, वो अपना एक अलग विषय है। तो उस समय के लोग मरने वाले के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं उसी में रख देते थे, फिर दफन कर देते थे कि आप यहीं पे खाओ पियो रहो आराम से। ठीक, भूर्ज होम से एक घड़े पर, भूर्ज होम से एक घड़ा मिला। ठीक, एक घड़े पर सींग वाले देवता का क्या मिला है? चित्र मिला है। और यही चित्र कोटदीजी के प्राक हड़प्पा चरण में लोकप्रिय था। यहाँ यह बात लिखा है कि भूर्ज होम से एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र, एक घड़ा मिला है, उस घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र बना हुआ है। ठीक, और वही चित्र कोटदीजी जो है हड़प्पा वाला स्थल है, और यह चित्र कोटदीजी में लोकप्रिय था। कौन? सींग वाले देवता। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगली गुफ कराल की। ठीक है ना, गुफ कराल। अब गुफ कराल कहाँ है भाई? कहाँ है? थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना आपको, यह भी कश्मीर में है, झेलम घाटी में है। ठीक है ना। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा। यह याद रखिएगा। जितने भी शाब्दिक अर्थ हैं, किसने उत्खनन कराया, यह जरूर याद होना चाहिए। ठीक, गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा है। ठीक, गुफ कराल की उत्खनन, गुफ कराल का उत्खनन की नहीं का, गुफ कराल का उत्खनन ए.के. शर्मा ने कराया था। ए.के. शर्मा हैं, उन्होंने गुफ कराल का उत्खनन कराया, अर्थात खुदाई कराया था। ठीक, गुफ कराल से एक तांबे का हेयर पिन मिला है भाई। एक तांबे का क्या मिला है? हेयर पिन मिला है। कहाँ से? गुफ कराल से। गुफ कराल से एक तांबे का हेयर पिन मिला है, ये बाल वाली। अब वो उस जमाने के लोग, स्त्री की थी, वैसे स्त्रियों की ये बात बता दी जाती है कि स्त्रियां हेयर पिन लगाते, लेकिन अगर आप पहले ध्यान से देखेंगे तो पुरुष भी नाक में भी कुछ छेदवाते थे, पहनते थे, कान में भी आज भी जैसे कुंडल वगैरह, यहाँ तक कि आप भगवान को भी आप देखेंगे जो हमें आज दिखाया जाता है फोटो में, कुंडल पहने रहते हैं। ठीक है ना। तो केस उनके भी बड़े बड़े होते थे। तो यह जरूरी नहीं कि वह महिला का रहा होगा, पर फिर भी महिला के लिए संबोधन होता है। ठीक है ना। गुफ कराल से एक तांबे का हेयर पिन मिला है, क्लिप। ठीक,
और ऐसा ही हेयर पिन चाहुंदड़ों से मिला है, और यह चाहुंदड़ो हड़प्पाई स्थल है, अर्थात सिंधु घाटी वाला स्थल है। अभी जब हम पढ़ाएंगे तो हड़प्पा और सिंधु घाटी का मतलब बताएंगे। हड़प्पा और सिंधु घाटी एक ही है। यह क्यों दो दो नाम है, इसकी चर्चा मैं जब ये पढ़ाऊंगी ना तब पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक। तो यहाँ से एक तांबे का हेयर पिन मिला है, और ऐसा ही हेयर पिन चाहुंदड़ों से भी मिला है। चाहुंदड़ो क्या है? हड़प्पाई स्थल है, ठीक। गुफ कराल से सील बट्टा मिला है। सील बट्टा देखिए, एक होता है सील लोढ़ा, एक होता है सील बट्टा। अब सील बट्टे का अर्थ से मतलब है जांत से। आज भी गांव में देखने को जरूर मिलेगा, शहरों में तो नहीं होगा। जांत होता है, वह उसे अनाज गेहूं पीसा जाता है, आप चावल भी पीस सकते, कुछ भी पीस सकते। उसी के तर्ज पे आज भी चक्की बनी है। जो चक्की होती है ना, अक्सर करके जो बड़ी वाली चक्की जो फैक्ट्रियों में चलती, उसमें पत्थर वाले जांत ही लगे रहते हैं। अब तो अलग अलग चीज़ों से आ गए हैं कि उसमें ब्लेड लगा होता है, घूम घूम के काट देता है, एकदम महीन कर देता है, ठीक है ना। तो देखिए, गुफ कराल से सील बट्टा, इस सील बट्टे का मतलब जांत। तो यहाँ पर सील बट्टे के साथ हमने क्या लिखा है? अनाज पिसाई, अर्थात सील बट्टा है तो यहाँ पर अनाज पिसाई होता था, अनाज पीसने का कार्य होता था, ठीक। यहाँ से गुफ कराल से हड्डी की सुई मिली है। ये हड्डी की सुई मिली है, तो इससे यह परिलक्षित होता है कि यहाँ पर वस्त्र सिलाई का काम भी होता था। यानी वस्त्र थे, कपास था, ठीक, वस्त्र थे, फट गए या जो भी कुछ, मतलब उसको वस्त्र जब बनता था तो वहाँ पर सिलाई का काम कैसे बनता था? ये हड्डी के सुई थे, और हड्डी के सुई कैसे थे? छेद वाले थे, ठीक है ना। हड्डी के सुई से क्या पता चलता है? वस्त्र सिलाई की पता चलती है। तथा साथ में गेहूँ, गेहूँ हम जौ कहीं पहले भी लिखवा दिए हैं, तथा साथ में गेहूँ, जौ, दाल, मृदभांड का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। गुफ कराल से अनाज पिसाई तो हो ही रही है, तो पक्का हो गया। इसका मतलब गेहूँ, जौ, दाल, मृदभांड भी साक्ष्य। और ये जो यहाँ का गुफ कराल का मृदभांड है, वह कैसा मृदभांड था? धूसर मृदभांड था, श्याम वर्णी मृदभांड था, यानी लोहित मृदभांड इसे कहते। रक्त वर्णित मृदभांड था, यानी लाल रंग का मृदभांड था। और ये कैसे थे? ये चाक निर्मित मृदभांड थे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, बुर्ज होम एवं गुफ कराल महापाषाणिक एवं ऐतिहासिक। बुर्ज होम जो गुफ कराल महापाषाणिक एवं ऐतिहासिक तीनों कालों से संबंधित है। ये जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम और गुफ कराल नौ पाषाणिक, सॉरी यहाँ पर हमने नौ पाषाण नहीं लिखा है भाई, नौ, यहाँ पर नौ पाषाण आप लोग लिख दीजिएगा, नौ पाषाण, ठीक। नौ पाषाण काल का गुफ कराल एवं बुर्ज होम एवं गुफ कराल का नौ पाषाण काल और महापाषाणिक एवं ऐतिहासिक तीनों कालों से संबंध है, संबंधित स्थल है। यहाँ पर तीनों समय के रहने के प्रमाण मिलते हैं कि बुर्ज होम में नौ पाषाण के लोग भी थे, गुफ कराल में नौ पाषाण काल के लोग थे। इन दोनों जगहों पे महापाषाण यानी कि महापाषाण, ठीक, और ऐतिहासिक, यह तीनों जगहों के से संबंधित कालों के लोग थे, ठीक। यहाँ पर भी कभी कभी मैं भी कुछ गलत ही कर जाती हूँ। हिमांचल लिख दिया यहाँ पर, चौर है हिमांचल। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, देखिए यहाँ पर लिखा है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के शेर, बरौली और देहरा गोपीपुरा से नौ पाषाणिक हस्तकुठार मिला है। कभी कभी अगर यह बात आपको पूछ दे कि हस्तकुठार, नौ पाषाणिक हस्तकुठार के बाद अगर शब्द लिख दे कि वह कहाँ से मिला है, ये सारे नाम ना लिखे, उसमें क्या लिखा हो, हिमाचल प्रदेश ये कांगड़ा वाला जो इलाका है, ये दो तीन नाम उसमें दे दे। हस्तकुठार कहाँ कहाँ से मिले? शेर से मिला, बरौली से मिला और देहरा गोपीपुरा से। इन तीनों जगहों से नौ पाषाण काल में हस्तकुठार प्राप्त हुआ है।
ठीक, अब इतना हम दोहरा दें आप लोगों को, फिर से सुन लीजिए। मेहरगढ़ के प्राचीनतम स्तर का काल लगभग 7000 से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता दोनों ही संस्कृतियों का अवशेष प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की प्राचीनतम नवपाषाणिक क्या है, बस्ती है। ठीक, मेहरगढ़ प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। मेहरगढ़ से कृषि में गेहूं, जौ, अंगूर एवं कपास तथा पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में हंसिए के प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ है, मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से पहली बार कुम्हार के चाक पर बने मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड तथा कुबड़दार वृक्ष का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से तांबे का प्रयोग करने का प्राचीनतम मिला, अर्थात मेहरगढ़ वाले तांबे का प्रयोग करते थे। ठीक, मेहरगढ़ से हस्त निर्मित केश सज्जा वाली स्त्री की मृण मूर्ति मिली है। ठीक, मेहरगढ़ से कुल 4 प्रकार के गेहूं के साक्ष्य पाए गए हैं तथा वहां पर अन्नागार के भी साक्ष्य पाए गए। मेहरगढ़ से कृषि समाज तथा स्थायी मानव बस्तियों का प्रमाण मिला है। यहाँ से इतने विविध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इसे एक विशेष प्राचीन पुरा स्थल माना जाता है। किसे, मेहरगढ़ को। अब इस हम नवपाषाणिक स्थलों में हम उत्तरी क्षेत्र की बात किए थे। ठीक, इस उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश तथा, देखिए हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लिखे भी है ना, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लाइन में सब बात हो गई, बाकी यहाँ पर है इसके। ठीक, हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर से नवपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। कश्मीर में झेलम नदी घाटी स्थित बुर्ज होम, गुफकराल, मार्तंड आदि प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं। कश्मीर के नवपाषाणिक स्थलों की यह विशेषता है कि ये सभी करेवा पर स्थित हैं। ठीक ना। बुर्ज होम, एक बार फिर से चर्चा। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ भुर्ज वृक्ष का स्थान है, अर्थात भोज वृक्ष का स्थान। ठीक है ना। बुर्ज होम स्थल को 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने खोजा था। बुर्ज होम से गर्तावास अर्थात गड्ढे में बने हुआ घर तथा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र मिला है, जो कोट दीजी के प्राक हड़प्पाई चरण में भी लोकप्रिय था। ठीक। गुफकराल, गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफकराल का उत्खनन A.K. शर्मा ने कराया था। गुफकराल से एक तांबे का हेयर पिन मिला है और ऐसा हेयर पिन चाहुंदड़ो से भी मिला था। चाहुंदड़ो हड़प्पाई स्थल है। ठीक। तथा साथ में गेहूं, जौ, दाल, मृदभांड भी साक्ष्य पाए गए। कहाँ से? गुफकराल से। और ये जो मृदभांड है धूसर, श्याम वर्ण, रक्तवर्ण और चाक निर्मित मृदभांड पाए गए। बुर्ज होम एवं गुफकराल नवपाषाणिक और महापाषाणिक एवं ऐतिहासिक तीनों कालों से संबंधित है कि इस बुर्ज होम तथा गुफकराल से नवपाषाण काल, महापाषाणिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों की यहाँ पर देखने को मिलते साक्ष्य पाए गए। ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वाले, ये सब कांगड़ा वाला इलाका है। ठीक। कांगड़ा वाले से सेर, बरौली और देहरा, गोपीपुरा से नवपाषाणिक हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। ठीक। क्या इतना समझ में आया? अब इसके बाद आगे। ठीक।